कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रैश कोर्स के बारे में। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्रैश कोर्स जो है ना वो चालू कर दीजिए, तो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी का क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। टोटल इसमें बायोलॉजी का 130 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बाबू मैंने कवर कर लिया है। यानी बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उन सभी से मैंने 130 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए और एक ही क्वेश्चन देखते हैं और इसे कंसेप्ट के साथ जो है ना समझने की पूरी कोशिश करते हैं, और देख लेना कि आपका बायोलॉजी कितना मजबूत है, आपको पता लग जाएगा इस वीडियो से। तो बाबू यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रश्न को ही। यहाँ कहता है परजीवी पादप। पादप का मतलब होता है बाबू पौधा, यानी परजीवी पौधे। तो सबसे पहले समझेंगे कि परजीवी पौधे हम किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए अन्य पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं उसे हम परजीवी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जो होते हैं ना बाबू, वो कोई भी जैसे वृक्ष है, क्या है, कोई वृक्ष है तो इसके ऊपर क्या है, चारों तरफ से घेर लेता है या जड़ों में घेर लेता है। ठीक है, उसके ऊपर पूरा जाल बिछा लेता है ना ये पौधे, तो वो क्या कहलाते हैं, परजीवी पौधे कहलाते हैं, यानी परजीवी पादप कहलाते हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है बाबू कसकूटा। ठीक है, कसकूटा जो है ना वो इंग्लिश वर्ड है। क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, अमरबेल बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि कसकूटा को हटा करके अमरबेल डाल देगा, तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी ने तो कसकूटा बताया जो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों नाम बता दिया कि कसकूटा को ही क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। ठीक है बाबू, तो आपने समझ लिया, तो इसका आंसर कसकूटा है। अच्छा, बैक्टीरिया को समझ लेते हैं। बैक्टीरिया क्या है बाबू, बैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है ना बाबू, यह एक कोशिकीय जीव है। क्या ये एक कोशिकीय जीव है, बहुत नग्न यानी सूक्ष्म होता है, यानी छोटे छोटे होते हैं जो हमें नंगी आंखों से क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। कवक को बोलते हैं बाबू, फंगस बोलते हैं। ठीक है, और यह एक प्रकार का जीव है। कवक क्या है, यह एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन जो है ना मृत, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, कवक प्राप्त करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे विषाणु, विषाणु क्या है, ये वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। मान लो कि किसी को टीबी है, ठीक है, अगर उसके साथ रहते वो खांसते हैं तो ज़रूरी है कि उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि वायरस के माध्यम से आप में भी जा सकता है ना। आइए बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न हम क्या करते हैं इसका देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है ना। हमारे वायुमंडल में यानी वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बाबू, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इस बात को समझ लेना। लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया बाबू। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये पूछा जा रहा है बाबू। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में सूर्य प्रकाश जो है ना वो यानी सूर्य प्रकाश का ऊर्जा जो है ना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, आइए हम बाबू चौथा प्रश्न ले लेते हैं। चौथा क्या कहता है, कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का सूत्र लिख लेंगे, जैसे कि C6 होता है। ठीक है, C6H12, ओके, और उसके बाद O6 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख लिया, इसी में हम पता कर लेंगे कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो बाबू यहाँ देखो, ऑक्सीजन O है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 6 परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, यहाँ 12 परमाणु है। कार्बन के कितने परमाणु बाबू, 6 परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं।
आइए बच्चों, अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता है। कहने का मतलब हम लोग मनुष्य है, यानी कौन सा चीज़ ऐसा खाएंगे जिसको हम पचा नहीं सकेंगे, और मांसाहारी जीव भी जो है वो क्या खाएंगे जिसे पचा नहीं सकेंगे। वो है बाबू, वो है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज को पचा नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रोटीन तो इंसान पचा ही लेता है, वसा भी पचा लेता है ना, लेकिन सेल्यूलोज को पचा नहीं पाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी। ठीक है, यानी सेल्यूलोज। ठीक है, आइए बाबू हम प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है बाबू। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है 3। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब कहेंगे सर ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी उन तीनों का नाम बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं बाबू, पहला जो है ना कर्णपूर्व है, दूसरा जो है ना अधोजंब है। ठीक है, और तीसरा जो है ना बाबू वो ग्रंथि अधोजिह्वा है। ठीक है, ग्रंथि अधोजिह्वा। ठीक है, ये 3 जो है ना बउआ, ये क्या है, तो मुख गुहा के मतलब लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, इसके भाग है। तो आपने इसको समझ लिया बाबू। अब जो है ना 7वां प्रश्न ले लेते हैं। 7वां क्या कहता है, जरा देख लीजिए। 7वां कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से सभी, ये सभी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण कह लो या स्वयंपोषी पोषण कह लो। ठीक है, तो स्वयंपोषी पोषण जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, वो स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। तो ये इन सभी उनको जरूरत पड़ती है। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वयंपोषी पोषण होते हैं, है ना। तो आपने इसको क्या किया, क्लियर कर लिया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। आइए बाबू, अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है बाबू, ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ये पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जल से बाहर निकलता है। इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। कहेगा कि भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीकरण किसका होता है, तो आप कहेंगे जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आइए बाबू अब हम प्रश्न क्रमांक 9 ले लेते हैं। 9 क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बाबू, ये जो मैग्नीशियम जो है ना वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी क्लोरोफिल आपको उदाहरण में यानी ऑप्शन में नहीं देगा। हो सकता है कि हरे पेड़ पौधे या हरे पत्ती सब्जियों में पाए जाते हैं, ऐसे भी दे सकता है, तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे हरे पत्तीदार सब्जियों में या फिर क्लोरोफिल में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम का खोज किसने किया था बाबू, तो मैग्नीशियम का खोज जो है ना वो हम्फ्री, क्या है, हम्फ्री बाबू, क्या है, हम्फ्री डेविड ने किया था। ओके, हम्फ्री डेवी, ओके, हम्फ्री डेविड ने क्या किया था, तो इसका खोज किया था मैग्नीशियम का। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। आइए प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है बाबू, तो वो होता है ना हरा होता है। क्या होता है, हरा। ठीक है, आइए बाबू हम प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं। 11 कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है बाबू, तो मृतजीवी होती है। ठीक है, क्या है, मृतजीवी होती है। ठीक है, अच्छा मृतजीवी किसे कहते हैं, आपके मन में ये डाउट होगा। देखो, जो जीव सड़े गले जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। 12 क्या कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो बाबू पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना वो रंध्र से होता है। कोई भी पत्ता लेंगे तो पत्ती की निचली सतह पे छोटी छोटी छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं, जो आपको नंगी आंखों से क्या है ना दिखाई नहीं देता है बाबू। ठीक है, तो 12 का बी हो जाएगा रंध्र। ओके, आइए प्रश्न क्रमांक हम 13 की ओर चलते हैं। यहाँ पे 13 क्या कहता है
कि कूटपाद किस में पाया जाता है बाबू। बायोलॉजी जब हम चैप्टर पढ़ा है तो सारा क्लियर किए हुए हैं। कूटपाद जो है बाबू वो अमीबा में पाया जाता है और कूटपाद से ही अपना भोजन पकड़ लेता है ये, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो कूटपाद किस में पाया जाता है बाबू, तो अमीबा में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। आइए बाबू अब हम 14वां प्रश्न ले लेते हैं। 14वां कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। आ गया ना वही क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि अमीबा जो है वो क्या किससे अपना भोजन पकड़ता है, तो कूटपाद से कहता है, और ये भी आ गया। तो अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है, तो आप कहेंगे भैया कूटपाद द्वारा क्या है ये भोजन पकड़ता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बाबू 15वां देख लेते। 15 क्या कहता है जरा देखिए, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है ना बाबू 7 से कम है, यानी 7 से कम जो है ना बाबू जिसका भी पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक होगा ना वो क्षारीय होता है, तथा 7 के जो बराबर होगा ना वो उदासीन होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बाबू अब हम 16वां प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे आइए बाबू अब हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव, हम हो आप हो कोई भी हो, उन सभी के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है बाबू, तो वह है सूर्य है, ठीक है। अंतिम स्रोत क्या है बाबू, सूर्य है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। आइए बाबू अब यहाँ पे हम 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या होता है, तो वो होता है भैया C6H12O6 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे नीचे दिया होगा, यहाँ पे सी में दिया गया है C6H12O6, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, ग्लूकोज का ये सूत्र हुआ। 18 क्या कहता है बाबू, 18 कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है ये पूछा जा रहा है बाबू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वो है अंतर्ग्रहण से होता है, ठीक है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतर्ग्रहण से, ठीक है। जैसे कूटपाद से भोजन को पकड़ता है वो अंतर्ग्रहण कर लेता है फिर। ओके, इस बात को ध्यान रखना। और ये अमीबा जो है ना बाबू ये अपनी संरचना जैसा चाहे वैसा ये कर सकता है, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं। और ये अकेला ही एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। ये किसी दूसरे जीव का सहारा नहीं लेता है। जैसे कि मनुष्य का निर्माण होता है तो मादा और नर दोनों के मेल से ही होता है कि नहीं। तो आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं। 19 कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना पौधे का रंग हरा होता है ये पूछा जा रहा है बाबू। तो क्लोरोफिल के कारण जो होता है ना पौधे का रंग हरा होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 20 कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है बाबू। हाइड्रा में क्या मस्तिष्क पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। तंत्र पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। क्या मुख पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। स्पर्शक है बाबू, ये पाया जाता है। हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना कि हाइड्रा में जो है ना वो प्रजनन की अलैंगिक जनन होती है, ठीक है। इस बात को हाइड्रा जो प्रजनन की क्रिया जो होती है ना वो अलैंगिक जनन द्वारा होती है, इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू जो है ना प्रश्न क्रमांक 21 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 21 कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है बाबू, यकृत है यानी लीवर है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बाबू प्रश्न क्रमांक हम 22 की ओर चलते हैं। 22 क्या कहता है यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे 22 कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बाबू। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से सभी है, ठीक है। क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, सूर्य प्रकाश, ये सभी स्वपोषी यानी स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 23 क्या कहता है, यहाँ पे देख लो बाबू। 23 कहता है ना, 23 कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं बाबू, तो इनामेल बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। तो 23 का बी हो जाएगा। अब देखो यहीं पे हम लगे हाथ ये क्लियर कर देते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं बाबू। दांत जो होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कृंतक होता है, रदनक होता है, चवर्णक होता है और अग्रचवर्णक होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। कृंतक, रदनक है ना,
चवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, और सबका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। और इनामेल जो होता है ना, दांतों को मजबूती प्रदान करता है, और इनामेल को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो दांत टूट के मुंह मतलब हाथ में आ जाएगा, मुंह में बुलाना चाहिए कभी कभी बुलाया जाता है कुछ भी। आइए बाबू हम प्रश्न क्रमांक 24 ले लेते हैं। 24 कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है बाबू, वो छोटी आंत है। क्या है? ये बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत, यहाँ ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। इसकी जो लगभग लंबाई कितनी होती है? तो बाबू 20 फीट होती है। कितनी? तो 20 फीट होती है लगभग लंबाई, ओके। तो बाबू यहाँ पे 25 क्या कहता है? 25 कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में जो भोजन होता है ना, वो किस रूप में जमा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में क्या होता है? जमा होता है, ठीक है। स्टार्च यानी वह भोजन है, स्टार्च जो है ये भोजन है। तो स्टार्च वह भोजन है जो पौधे की प्रति यानी पत्तियों में जमा होता है। किसमें? पत्तियों में जमा होता है, ओके। अब प्रश्न क्रमांक 26 की बात करें। 26 कहता है कि पीत रस कहाँ स्त्रावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पीत रस जो है ना, यकृत में स्त्रावित होता है। स्त्रावित समझो कि ये निकलना, ठीक है, यकृत से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि पीत का रस जो ना होता है ना, पीत का रस वो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। और एक दिन में लगभग जो है बाबू 500 से 1000 मिली, है ना, 1000 मिली पीत द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना हो ना। यानी पीत जो है लीवर द्वारा स्त्रावित होता है। क्या होता है? पीत जो होता है लीवर द्वारा क्या होता है? स्त्रावित होता है, यानी यकृत द्वारा क्या होता है? स्त्रावित होता है, यानी निकलता है 500 से 1000 मिलीमीटर, सॉरी मिली, ओके। आपने समझ लिया। आइए प्रश्न क्रमांक हम 27 की ओर चलते हैं। बाबू यहाँ 27 क्या कहता है जरा देख लीजिए। 27 कहता है निम्न में स्वपोषी कौन है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे, मछली, कीट या अमीबा। यहाँ कहता है स्वयंपोषी, स्वपोषी करो या स्वयंपोषी, यानी क्वेश्चन को ना घुमा घुमा के पूछा है। स्वयंपोषी है, हरे पेड़ पौधे जो है ना स्वयंपोषी है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। और हम लोग जो है ना विषमपोषी है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन जो है ना बाबू क्या करते हैं? तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। कभी गाय मतलब, है ना, कभी मीट मछली खा लेते हैं, है ना, मुर्गा को काट के, है ना, बकरी को खा के काट करके, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की। 28 कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो है वो कौन है? तो अपेंडिक्स है, या इसे एक जगह पे यहाँ पे अ भी हो सकता है, ठीक है। अपेंडिक्स दोनों चलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। आइए बाबू अब हम प्रश्न क्रमांक 29 देख लेते हैं। 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू प्रोटीन का पाचन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। आइए बाबू प्रश्न क्रमांक हम 30 ले लेते हैं। 30 कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है ना। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है वो पाचन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। अब यहाँ पे देख लीजिए बाबू प्रश्न क्रमांक 31 क्या कहता है कि पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन जो होता है ना, जड़ों से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से भी होता है, ये तीनों से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, यानी इन सभी से हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बाबू। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 32 की ओर चलते हैं। 32 क्या कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया। निमोनिया बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से क्या संबंधित रखता है बाबू? ये क्या है कि जब निमोनिया किसी को हो जाता है ना, तो फेफड़ों में क्या होती है? जलन होने लगती है, ओके। और निमोनिया कई मामलों में ये जानलेवा भी होता है, क्योंकि इससे में फेफड़ों में जलन होती है, सांस रुकने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, और इसका जो इलाज है अब संभव हो चुका है, ठीक है। खास करके बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद तुरंत निमोनिया होने का खतरा रहता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक हम 33 की ओर चलते हैं। 33 क्या कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है?
इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे क्लियर कर दिया हुआ है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में, आप लोग सर्च कर लेना कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन बाय पंकज सर, तो आपको दोनों में डिफरेंट क्या है वो पता चल जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 34 क्या कहता है कि मछली का श्वास नांग है। मछली का श्वास नांग क्या है, यानी मछली श्वसन किससे करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वो है गिल्स, यानी पानी में रह करके वो गिल्स से सांस लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना बाबू। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा बाबू, गिल्स। ओके, यानी ट्रैकिया, श्वास नली। अच्छा, इसमें ये जान, ट्रैकिया जो है ना, ट्रैकिया को श्वास नली बोलते हैं। और कुछ बच्चे कहेंगे त्वचा से सांस कौन लेता है, त्वचा से जो मेढक जो होता है ना, वो त्वचा से सांस लेता है, मेढक फेफड़ों से सांस लेता है, बड़ी डेंजर है जीव ये। ठीक है, फेफड़ा से तो हम लोग भी सांस लेते हैं, कुत्ता भी लेता है सांस, है ना। तो आपने इसको समझ लिया बाबू। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35 क्या कहता है कि पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो बाबू पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, वो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ओके, आपने समझ लिया। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं 36 नंबर। 36 क्या कहता है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 37 क्या कहता है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है बाबू, तो वह अंकुरित बीज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। आइए अब यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 38 देख लेते हैं। 38 कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल और ऊर्जा, ये तीनों क्या है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, इस बात को ध्यान रखना। यानी 38 का हो जाएगा बाबू डी आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं 39 की। 39 क्या कहता है, 39 कहता है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ओके, आपने इसको समझ लिया। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 40 लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 40 कहता है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या रहता है बाबू, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इस बात को ध्यान रखना, यानी CO2 रहता है। ओके, आइए बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 41 ले लेते हैं। 41 क्या कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। 41 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ये फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों है, इसका मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। तो संवहन उत्तक फ्लोएम और जाइलम है। अगर आप लोग गूगल या क्या यूट्यूब पे सर्च करेंगे जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बाय पंकज सर, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए बाबू अब हम प्रश्न क्रमांक 42 पर चलते हैं। 42 कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कितने कोष्ठक होते हैं, या कोष्ठक की जगह पे चेंबर भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ या चेंबर होते हैं, तो बाबू 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, नाम बता दीजिए। तो बाबू मैं नाम बता देता हूँ। देखो, दायां अलिंद दायां नील, ठीक है, बायां अलिंद बायां नील। ओके, ये 4 क्या है बउआ, तो मानव हृदय के कोष्ठक के नाम है। ओके, आइए बाबू अब हम 43 देखते। 43 कहता है कि रक्त क्या है बाबू, रक्त क्या है, रक्त एक तरल सरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है, यानी ये ऑप्शन ये हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तक। ओके, आपने इसको समझ लिया, तो 43 का ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 44 की ओर देखते हैं। 44 कहता है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू, तो फ्लोएम में पाई जाती है। ओके, आओ बच्चों अब हम क्या करते हैं, 45 देखते हैं। 45 कहता है RBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका। ठीक है, या इसे लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना RBC को। तो RBC का जीवन अवधि होता है, RBC का जीवन अवधि होता है बाबू 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद फिर से निर्माण होने लगता है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
आइए बाबू, अब यहाँ पे हम देखते हैं 46 नंबर में। 46 क्या कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। 46 कहता है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब पेरिकार्डियम, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेरिकार्डियम। इंग्लिश में मैंने लिख दिया क्योंकि जब इंग्लिश में टाइप कर रहा था, हिंदी इसका शुद्ध नहीं लिख रहा था, ठीक है। पेरिकार्डियम इसका करेक्ट आंसर है, ओके, इस बात को ध्यान रखना। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं 47। तो बच्चों 47 क्या कहता है, जरा देखिए। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू 12 से 20 दिन होती है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं, यानी WBC से आपसे पूछा जा रहा है, यानी WBC का जीवन अवधि पूछा जाए तो 12 से 20 दिन। बहुत सारे बुक में आपको मिलेंगे 8 से 10 दिन मिलेंगे, है ना। आइए बाबू, अब हम अगला चलते हैं, अगला ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 48 की ओर चलते हैं। 48 क्या कहता है, 48 कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में है जो बुआ हीमोग्लोबिन नहीं होता है। पक्षी में हीमोग्लोबिन होता है क्या, बिल्कुल होता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन होता है, हाँ होता है। लेकिन ये जो मक्खी है ना चुरबा, इसमें नहीं होता है। तो 48 का बी हो जाएगा, मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता बाबू। अब यहाँ पे 49 हम देख लेते हैं। 49 कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना। तो प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ कि हीमोग्लोबिन से कौन सा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो पीलिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से पीलिया हो जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के बढ़ाने के लिए आप जैसे कि चुकंदर हो गया, वो सब खाइए, है ना। फल खाइए, फ्रूट खाइए, बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय पे खाना खाइए। 50 कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है बाबू, कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच क्या है, ये तिलचट्टा, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तिलचट्टा में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी, ठीक है। आए बाबू, हम क्या करते हैं 51 लेते हैं। 51 क्या कहता है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हैमरेज कब करता है, जब आप लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप पागल भी हो सकते हैं, उसमें ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइपरटेंशन, ठीक है। क्या है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन हैमरेज का ये मुख्य कारण कहलाता है, ठीक है। 51 का डी हो जाएगा बाबू। अब हम यहाँ पे 52 देख लेते हैं। 52 क्या कहता है बाबू कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है, ये चूहा का धड़कता होगा। चूहा का यहाँ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चूहा का जो है ना हृदय बहुत तेज में धड़कता है। हम लोगों का कितना, तो 70 से 72 बार, है ना। आइए बाबू, तो अब ये तो 52 का आपने देख लिया कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, 53 देख लेते हैं। 53 क्या कहता है बाबू, 53 कहता है कि ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह या ब्लड ग्रुप ए में कौन एंटीबॉडी होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आइए बाबू, अब हम 44 देखते हैं। 44 क्या कहता है बाबू कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, पत्ता से होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पत्ता से होती है, ओके। आइए अब हम यहाँ पे 55 देख लेते हैं। 55 क्या कहता है, हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बाबू आपको पता होगा कि हृदय का काम क्या है, पंप करना, बिल्कुल पंप की तरह कार्य करता है। और ये जो जब पंप करता है तो रुधिर यानी ब्लड को संपूर्ण शरीर में एक एक नस में भेज देता है ना। तो ये पूछ रहा है कि हृदय के कौन से ऐसा पार्ट है, जैसे आपको पता होगा कि निलय है, अलिंद है, तो निलय भेजता है कि अलिंद भेजता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। क्योंकि निलय अलिंद की ये सब क्या हृदय के ही भाग है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा निलय द्वारा। निलय द्वारा क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में हृदय द्वारा पंप कर दिया जाता है, ओके। आइए बाबू, अब हम 56 देखते हैं। 56 कहता है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। आपको पता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होती है उनका बीपी जो होता है ना 120/80 होता है, ठीक है। लगभग इतना, ये जब इतना रहता है तो वो सामान्य स्वस्थ है, ठीक है। और ऊपर जो 120 है ना ये प्रकुंचन दाब है और 80 जो है ना ये अनुशीतलन दाब है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है तो आप
क्या बोलेंगे 80 mm बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू 80 mm बोलेंगे। लेकिन प्रकुंचन रक्तदाब पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे 120 mm बोलेंगे। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत है। और वो जो बुखार लोग जो जांचते हैं, सॉरी बीपी जो जांचते हैं ना, तो बीपी जांचने डॉक्टर लोग रखे रहते हैं बीपी जांचने वाले मशीन। और ये एक क्या करता है, धड़कन पे लगा बांध देता है हाथ में, क्या करता है हाथ में बांध देता है, एक तरफ से पंप करता रहता है, पुश करता रहता है ना। तो यहाँ मीटर में शो होता है। इस मीटर को क्या बोलते हैं? इसको तो स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो बीपी मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ये सब चैप्टर जब मैंने पढ़ाया तो उसमें बता दिया, सारे चैप्टर खत्म है। ठीक है, आप सर्च करेंगे रासायनिक अभिक्रिया बाई पंकज सर, तो आपके सामने चैप्टर आ जाएंगे, है ना। आप सर्च करेंगे कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो वो आपके सामने आ जाएंगे, सारे चैप्टर समाप्त है। ओके बाबू, आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 57 की ओर देखते हैं। 57 क्या कहते हैं? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू, तो ये प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? तो प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। देखिए, जब आपका हाथ कट जाता है, फट जाता है, तो उसमें जो रक्त होता है बहने लगता है ना, तो उसे रोकता कौन है? प्लेटलेट्स, यानी थक्का बना देता है, जमा देता है। ओके ओके, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि बाबू ये जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स जो है बाबू डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउन जब होगा ना तो आपको कमजोरी महसूस होगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ये जो प्लेटलेट्स होता है ना बाबू, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही रहता है। ओके, आपने इसको समझ लिया। ओके, आइए बाबू अब हम क्या करते हैं बाबू, 58 देख लेते हैं। 58 क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लेना। 58 कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो क्या है बाबू? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो बाबू, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बाबू वो जल के वहन से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पादप में जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। ओके, आपने इसको समझ लिया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 59 कहता है कि कृत्रिम वृक्क यानी बनावटी वृक्क यानी बनावटी जो किडनी होता है, वो अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन करके, यानी रुधिर से समझो छान करके पृथक करता है। पृथक मतलब अलग करता है ना। तो ये पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब बात करते हैं बाबू प्रश्न क्रमांक 60 कहता है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क जो है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, ये पूछा जा रहा है बाबू। तो वृक्क यानी किडनी, ये जो है उत्सर्जन का हिस्सा है, उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, उत्सर्जन का मूत्राशय भी हिस्सा है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। तो वृक्क जो है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का हिस्सा है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए, उपापचयी, याद रखना कि उपापचयी को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिक कहते हैं। ओके, तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यूँ समझो कि अपशिष्ट पदार्थ को यानी जहरीले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि पेशाब लोग करते हैं तो उसके द्वारा भी जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पैखाना करते हैं उसके द्वारा भी जहरीले पदार्थ क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखने, है ना। बायोलॉजी है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, शर्म नहीं करना है इसमें। ओके, अब हम प्रश्न क्रमांक 51 देखते हैं। 51 कहता है निम्न में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? कई जगह रचनात्मक संरचनात्मक भी दिया रहता है। ठीक है, तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कौन है बाबू? तो नेफ्रॉन है। ठीक है, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं बाबू? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे 62 क्या कहता है, देख लो। 62 कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि कौन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर है वृक्क। ठीक है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ऊपर भी देखे थे, है ना, इसको घुमा दिया है थोड़ा, तो वृक्क है यानी किडनी है। ठीक है, यहाँ पे 63 कहता है कि मनुष्य के वृक्क निम्न में
किससे संबंधित है, यानी मनुष्य के वृक्क यानी किडनी जो है वो किससे संबंधित है? बोले भाई उत्सर्जन से ही तो संबंधित है। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, इस बात को ध्यान रखना। और बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला यहाँ पे क्या कहता है, देख लो यहाँ पे 64 क्या कहता है। 64 कहता है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। क्या होगा, विसरण। विसरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं। क्या डिफ्यूजन बोलते हैं। विसरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन किसे कहते हैं, यानी डिफ्यूजन जो है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, है ना। और ये इस बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं बाबू, विसरण बोलते हैं, यानी डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, तो 64 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ बाबू अब हम क्या करते हैं, 65 देख लेते हैं। 65 यहाँ क्या कहता है, 65 कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आओ बाबू अब हम क्या करते हैं, 66 देखते हैं। 66 क्या कहता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, यानी 1.4 kg हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। आओ बच्चों अब यहाँ पे हम 67 देख लेते हैं। 67 क्या कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे कहता है 68 क्या कहता है, जरा देख लो। 68 कहता है मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु निकलता है। ठीक है, तो मेरु रज्जु निकलता है किससे, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला से। देखो पॉन्स है, मेडुला है, अग्र मस्तिष्क है ना, ये सब किसके भाग है, ये मस्तिष्क के ही तो भाग है। और मेरु रज्जु किससे निकलता है, तो मेडुला से निकलता है। इस बात को ध्यान रखना बाबू। अब हम क्या करते हैं, 69 देख लेते हैं। यहाँ पे 69 क्या कहता है, 69 कहता है कि निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लें। देखिए ऐच्छिक क्रिया जो अपनी क्रिया अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, और अनैच्छिक क्रिया जो आपके बस में ना हो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अगर अचार का नाम लेते ही आपके मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि आपने चाहा नहीं था लेकिन फिर भी पानी आ गया। ठीक है, वही बात है कि हृदय का धड़कना, ये भी क्या है बाबू, अनैच्छिक क्रिया है। धड़कन जो है ना वो अनैच्छिक क्रिया है। ऑटोमेटिक आप सोए भी रहेंगे ना तो ये धड़कता ही रहता है। ठीक है, अब बाबू अब हम 70 देख लेते हैं। 70 कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है बाबू, जो है ना मस्तिष्क से हम सोचने के लिए, यानी सोचते भी है, हृदय स्पंदन के लिए ये भी करते हैं, शरीर का संतुलन भी बना रहता है। यानी मस्तिष्क ये जो दिमाग में है ना, अच्छी अच्छी बात सोचेंगे तो शरीर का संतुलन बना लगता है, और टेंशन हो जाएगा तो संतुलन क्या होता है, बिखर जाता है। लेकिन ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सभी, है ना, उपरयुक्त का सभी जो है, यानी ये तीनों होगा करेक्ट आंसर। ओके, आइए बाबू अब हम प्रश्न क्रमांक 71 ले लेते हैं। 71 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं। निम्न में से कौन सा अंग जो है ना संवेदी ग्राही नहीं है, ये आपसे पूछा रहा है बाबू। देखो दिमाग जो है वो संवेदी ग्राही अंग नहीं है, और संवेदी ग्राही अंग है ना टोटल कितने हैं बाबू, 5 है संवेदी ग्राही अंग। और ये करता है क्या, सूचना का पता लगा करके दिमाग को भेजता है संवेदी ग्राही अंग। ठीक है, जैसे कि संवेदी ग्राही अंग कौन कौन है, देखो कान है, आंख है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। ठीक है, ये सब संवेदी ग्राही अंग है, और ये सूचना ले करके दिमाग को तुरंत पहुंचा देता है। जैसे कि अगर हम किसी गर्म पदार्थ को छूते हैं, तो जैसे लोहा गर्म है, जैसे हल्का सा टच भी हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हाथ क्या होगा, पीछे आ जाएगा, है ना। और वो छुआ कौन, तो स्किन यानी त्वचा छुआ, ये संवेदी ग्राही, क्योंकि ये सूचना भेज करके मस्तिष्क को भेज देता है। अरे बाप रे वाह, ये क्या हुआ, कुछ सटा। आंख जो है देखता है और उसके बाद प्रतिक्रिया करता है दिमाग, है ना। कान सुनता है, ये भी संवेदी ग्राही, तभी तो हम प्रतिक्रिया करते कोई भी चीज का। नाक सूंघ लेता है कि हाँ क्या है नहीं है ना। जीभ स्वाद का पता लगा लेता है। आपने इसको समझ लिया। ठीक है, आओ बच्चों 72 देखते हैं। 72 कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है, तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ पे जो है ना वो आपको कितना ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए। अब चारों में से बताओ क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं,
छोड़ देते हो। वैसे यहाँ PDF में तो आंसर टाइप है, आप लोग देख लेना। तो 72 का आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लो 73 क्या कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है यानी ब्लड चाप जो है ना वो नियंत्रित होता है, किससे होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनल द्वारा होता है। किसके द्वारा? एड्रीनल द्वारा होता है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आइए अब हम क्या करते हैं 74 देखते हैं। 74 कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन करता है, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। जैसे डायबिटीज रोग हो जाता है ना, चिनिया बीमारी हो जाता है, ओके, तो इंसुलिन के कमी के कारण, इस बात को ध्यान रखना। और इंसुलिन का पौधा भी आता है, उसके पत्ते खाए जाते हैं, क्योंकि ये रोग को शुगर की बीमारी के जो होता है ना वो हटाया नहीं जा सकते, बस इसको कंट्रोल किया जाता है, ओके। अगला प्रश्न है बाबू 75। 75 कहता है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है, घेंगा रोग, यानी ग्वाइटर रोग कह लो या फिर घेंगा रोग कह लो, दोनों एक ही बात है। ये होता है किसकी कमी के कारण बाबू? तो आयोडीन की कमी के कारण, यानी आयोडीन नमक आपको खाना चाहिए। आयोडीन की कमी के कारण ही क्या होता है भैया? घेंगा रोग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 75 का बी, ठीक है। आपके गले में जो होता है ना, बहुत सारे देखेंगे गले में फूल जाता है, गला जो उभर जाता है, वो घेंगा रोग होता है, ठीक है। आइए अब हम 76 देख लेते हैं। 76 क्या कहता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यकृत यानी लीवर है। यकृत यानी लीवर, यानी ऑप्शन ए में है लीवर, बोले तो यकृत, एक बात है ना, करेक्ट हो गया, ओके। अच्छा 77 देख लेते बाबू। 77 कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय यहाँ पे ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अबे बाबू क्या है कि 78 यहाँ पे देख लो। 78 कहता है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कह लो या ग्लैंड कह लो, ग्लैंड होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? वो है वृद्धि हार्मोन। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, ओके बाबू। आइए अब हम 79 देख लेते हैं। 79 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो वो होगा एड्रीनैलिन, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनैलिन, ठीक है। ये आपातकाल हार्मोन है, ठीक है। इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कह सकते हैं, ओके। तो एड्रीनैलिन हटा देगा तो आप रख सकते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि, ओके। अब यहाँ पे 80 देख लेते। 80 क्या कहता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है बाबू? वो करता है गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन नियंत्रित करता है, ओके। 81 देख लेते बाबू, है ना। तो 81 देख लेते। यहाँ पे 81 क्या कहता है जरा देख लो। 81 कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है यानी हार्मोन निकलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है हार्मोन, ठीक है। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, है ना, 82 देख लेते। 82 कहता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, यानी चिनिया बीमारी होता है ना। तो ये आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, ठीक है। तो 82 का हो जाएगा सी। अब बाबू अब हम 83 देख लेते हैं। 83 कहता है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन होगा। एंड्रोजन क्या है बाबू, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे नर लिंग हार्मोन है, ओके। किशोरावस्था यहीं से क्या होता है? पनपता है, एंड्रोजन की ही वजह से। और बाबू 84 देख रहे थे। 84 क्या कहते हैं? यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन, यानी कौन जो है वो पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है? तो ऑक्सीजन जिब्रेलिन क्या ये सब करता है ना। तो ऑक्सीजन जिब्रेलिन ये सब क्या करता है? पौधे के तनों और लंबाई में वृद्धि करता है, ओके। आइए अब हम 85 देखते। 85 कहता है किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? किस हार्मोन के प्रभाव से पौधे की जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू। तो वो है एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल की वजह से, ठीक है। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं 86 देखते हैं। 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन यानी पौधे वाले हार्मोन नहीं है कौन, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि पादप हार्मोन 5 है,
कौन कौन है? ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और एफसीसी अम्ल है। ये सारे के सारे पादप हार्मोन है, यानी टोटल 5 पादप हार्मोन है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, है ना? तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, बाकी ये तीनों ऊपर का पादप हार्मोन है। ओके, आइए बाबू अब हम 87 देखते हैं। 87 कहता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है क्या है बाबू? 87 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑक्सीजन क्या है बाबू? एक हार्मोन है क्या? तो हाँ, ये करेक्ट आंसर है, एक हार्मोन है। ठीक है, आओ बाबू, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीन होगा, है ना? आओ बाबू अब 88 देख लेते हैं। 88 कहता है कि फलों के पकने में निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है ना? तो किस फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका होगा एथिलीन। ठीक है, ओके बाबू, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए बाबू अब यहाँ पे 89 कहता है कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? उसमें पूछा था पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन इंसुलिन तो नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं, लेकिन साइटोकाइनिन है। ये साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल भी पादप हार्मोन है ना? तो आपने तो समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या पादप हार्मोन का पूरा नाम ही बता दे? फिर से एक बार रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीन भी पादप हार्मोन है बाबू, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, है ना, एब्सिसिक अम्ल, ये सब पादप हार्मोन है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बाबू, आइए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे 90 क्या कहता है बाबू? तो देख लो, यह 90 कहता है कि 90 कहता है यहाँ पे निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? नहीं है एथिलीन, साइटोकाइनिन। अच्छा, ये अभी मैंने क्लियर किया था क्या? अच्छा, एक बार देख लेते हैं। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन नहीं है ना? एथिलीन, साइटोकाइनिन या ऑक्सीन या ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ना पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, आइए बाबू फूल में यहाँ पे क्या कहता है कि 91 कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, नर प्रजनन अंग है। 91 में ये पूछा जा रहा है, तो पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर बाबू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पुंकेसर। 92 देख लो, 92 कहता है निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता? निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा ईस्ट में। ओके, तो आपने इसको समझ लिया। आइए बाबू अब यहाँ पे 93 देखते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो परागकण होता है अंडाशय में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो 93 का क्या हो जाएगा बाबू? सॉरी, अरे परागकण जो होता है ना, परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, परागकण किसके अंदर होता है बाबू? परागकोश के अंदर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आओ बाबू अब हम क्या करते हैं, 94 देख लेते हैं। 94 क्या था कि बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर परागनली के वृद्धि का कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? केमोट्रोपिज्म हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, बायोलॉजी का नाम ऐसे ही कुछ रहता है। 95 कहता है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में जो है ना वो परागकण कहाँ बनते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पुंकेसर में बनते हैं बाबू, पुंकेसर में। तो 95 का ए हो जाएगा। ठीक है, और 96 क्या कहता है? 96 कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बनता है? पुष्प का कौन सा भाग जो फल में बनता है या फल में बदल जाता है, ये आपसे ऐसे पूछा जा रहा है बाबू। तो वो है अंडाशय। क्या है बाबू? अंडाशय। ओके, अब यहाँ 97 कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है बाबू? तो मुकुलन है। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में अगर अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा होती है, तो कहना कि मुकुलन द्वारा होती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ बात करते हैं 98 की, है ना? तो 98 क्या कहता है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो यहाँ पे देख लो बाबू, 4 ऑप्शन दिया गया, पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए पुंकेसर। ओके बाबू, आइए यहाँ पे देख लो 99 कहता है एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लो बाबू 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दलपुंज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना?
पुष्प का संरचनात्मक जो बता करके यानी संरचना बता करके उसके डिटेल में बारे में बताए हुए हैं। तो पुष्पीय पौधे बाई पंकज सर सर्च करना आ जाएगा, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। 100 कहता है यानी 100 में कहता है कि पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है बाबू? पराग कण होता है। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है। यहाँ पे 101 क्या कहता है कि अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ से होता है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू, है ना। तो देखो बाबू, अंडाणु निषेचन होता है अंडाशय से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और अंडाशय जो है ना वो स्त्रियों में 2 अंडाशय होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों जगह होते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना। आइए अब हम बात करते हैं 102 की, है ना। देख लो बाबू, 102 क्या कहता है? शुक्राणु बनता है। देखो शुक्राणु बनता है, जैसे कि शुक्राणु मर्दों के पास होता है यानी लड़कों के पास होता है ना, और शुक्राणु बनता है विरिसन से। अब समझने वाली बात यह है कि सर कहेंगे कि सर विरिसन क्या होता है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए विरिसन जो होता है ना, जैसे कि कोई मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य है, मनुष्य के 2 टांगों के बीच लटका हुआ जो भाग होता है, बायोलॉजी है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। मनुष्य के 2 टांगों के बीच जो लटका हुआ भाग जो रहता है ना, 2 गोली टाइप के, आप देखे हैं उसको, अगर थोड़ा सा भी प्रेस होता है, पुश होता है, अगर क्रिकेट खेलते हैं बॉल लग जाता है तो ऐसा लगता है कि प्राण छूट गया, है ना। तो वही विरिसन होता है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं ना। तो उसी से क्या होता है बाबू? शुक्राणु बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ के लिए क्लियर कर लेते हैं कि ईश्वर ने इसे 2 टांगों के बीच क्यों रखा हुआ है। क्योंकि ये जो क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, ये क्या करता है? शुक्राणु बनाता है। लेकिन शुक्राणु ये कब बनाएगा? तो जब कम टेम्परेचर रहेगा तब बनाएगा। लेकिन अगर इसको शरीर के अंदर अगर फिट कर देता तो क्या होता बाबू कि शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर जो है ना बाबू, वो है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। बॉडी का टेम्परेचर क्या है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ओके, और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए क्या किया कि ये जो है टेस्टिस यानी विरिसन जो है बाबू, शुक्राणु निर्माण करेगा कैसे? तो इसलिए शरीर के बाहर लटका दिया भगवान ने, है ना, अंदर नहीं रखा ना, तो अंदर रहता तो शुक्राणु ही नहीं बनता, फिर बच्चा पैदा नहीं होता, है ना। तो आइए अब हम चलते हैं 103 की ओर। 103 क्या कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो विखंडन द्वारा होता है। ओके, तो आपने इसको समझ लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, 104 लेते हैं। आइए बाबू, अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 104। 104 कहता है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये उभयलिंगी जंतु है। अब यहाँ पे बात करते हैं 105 की। 105 कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है बाबू? ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 105 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है कि किशोरावस्था में होने वाले, अच्छा एक मिनट। तो सबसे पहले बाबू समझेंगे कि किशोरावस्था आखिर कितने वर्ष से कितने वर्ष को कहा जाता है। बाबू अगर आप 13 से लेकर के 19 वर्ष में अगर रहेंगे तो वो किशोरावस्था में चला जाता है। और यही एक ऐसा वर्ष है जिसमें बच्चे बिगड़ना रहता है तो बिगड़ जाते हैं और संभलना रहता है तो संभल जाते हैं। ऐसे वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीज़ पे लग गया वो पूरा करके ही रहते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये तो आपने समझ लिया कि 13 से 19 वर्ष के होते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था के लक्षण क्या है? जैसे कि मूंछ आ जाना, दाढ़ी आ जाना, है ना, बाल सीने पे आ जाना, ये सब किशोरावस्था के लक्षण है। ओके, अब बात करते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो बाबू वो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, ये दोनों है बाबू, यानी ए और बी दोनों है। ओके, तो आपने इसको समझ लिया। आइए बाबू अब हम देखते हैं क्या प्रश्न क्रमांक 106 की ओर चलते हैं। ओके, तो बाबू यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 106 क्या कहता है? एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है बाबू? ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये बाबू एंड्रोजन जो है ना वो नर हार्मोन है, ठीक है। नर हार्मोन मतलब हम लोगों में जो हार्मोन पाया जाता है वो एंड्रोजन हम लोगों का है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
आइए बाबू, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 107 देखते हैं। 107 कहता है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। जैसे कि लड़के हैं तो वो उनके पास नर जनन तंत्र है, लड़कियों में मादा जनन तंत्र है। तो निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखो, अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, यानी अंडाशय मादा यानी महिलाओं में होते हैं, गर्भाशय भी महिलाओं में होता है। शुक्रवाहिका जो होते हैं किस में होते हैं, और डिम वाहिनी, शुक्रवाहिका भी जो होते हैं ना, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग जो है शुक्रवाहिका नहीं है, ये किसका है, ये है बाबू नर जनन तंत्र का भाग है। तो 107 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और शुक्रवाहिका क्या करता है बाबू, ये जो है ना नर जनन तंत्र का भाग है, ओके। और शुक्रवाहिका से शुक्राणु निकलता है, यानी शुक्राणु का रास्ता है शुक्रवाहिका, यानी शुक्राणु इससे जाता है, ओके। आपने इसको समझ लिया। अब हम करते हैं 108। 108 कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 108 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्सा, ओके। 19 क्या कहता है, 109 क्या कहता है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। बाबू वो साफ जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर क्या होता है, साफ जल में रहते हैं, ओके बाबू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 110 ले लेते हैं। 110 कहता है क्या है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ, ओके। 11 क्या कहता है कि निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। जनन संचारित रोग कहने का मतलब पैदा करने वाला रोग है ना, जैसे कि सेक्स के दौरान रोग आ जाना, ठीक है। तो जैसे एड्स है, एड्स जो है ना, जैसे कि अगर किसी को सेक्स मतलब कि एड्स है, तो वो अगर वो सेक्स करते हैं और जिस महिला के साथ है ना, और उसके साथ उसका जो बच्चा होता है उसमें भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे रोग जो है ना वो जनन संचारित रोग ही है, ठीक है। तो इनमें से डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी डी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 लेते हैं। तो बाबू यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 112 कहता है कि नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बाबू, तो 23 होती है, ठीक है। आइए बाबू हम प्रश्न क्रमांक 113 लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो बाबू ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कभी कभी आपको सिर्फ मेंडल नजर आएंगे तो पूछ देगा कभी कभी कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल बोलेंगे, ठीक है। तो 113 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ओके। अब यहाँ पे 114 देख लेते हैं। 114 कहता है कि पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो वो कहलाता है कोशिका विज्ञान कहलाता है ना। अब यहाँ 115 कहता है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो बाबू अपेंडिक्स होता है। जब किसी को हो जाता है, सबके पास होता है, अगर कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर लोग इसको काट के हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे 116 कहता है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है ना। पौधे के बारे में जब मटर के पौधे के उल्लेख करेंगे, मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए थे उसमें ये बताया गया, मैंने इसका जिक्र भी किया हुआ है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, स्मॉल टीटी होंगे। क्या हो जाएंगे, स्मॉल टीटी हो जाएंगे। स्मॉल टीटी जो होता है ना वो बौने पौधे को क्या करता है, दर्शाता है, ओके। अच्छा 117 क्या है, कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था या चयन किया था बाबू। तो मटर के पौधे पर क्या किए थे, वो अपना चयन किए थे, है ना। मटर के पौधे पर ही अपना प्रयोग किए थे, इस बात को ध्यान रखना। आओ बच्चों अब हम क्या करते हैं, 118 देख लेते हैं। 118 क्या कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल ने चुना, ओके। उसी प्रश्न को घुमा के पूछ दिया है। 119 कहता है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू समजात अंग है, ओके, समजात अंग है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, 120 लेते हैं। 120 कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण जो है वो वंशागत नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू। तो इसका है बाल की प्रकृति, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है 121 में। 121 कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी
किससे अधिक समानता है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बाबू चिंपैंजी से है, ठीक है। ओके, आगे हम देख लेते हैं बाबू प्रश्न क्रमांक 122। 122 कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहलाते हैं बाबू? उपघटक, यहाँ उपघटक टाइप है, ये अपघटन ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा उत्पादक से, ठीक है, उत्पादक से। और बाबू अब 123 देखते हैं। 123 कहता है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को रखना चाहिए, है ना, जंगली जानवर को उपभोक्ता श्रेणी में हम रखेंगे। तो 123 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। 124 क्या कहता है? 124 कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है बाबू। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो देखो बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू वायुमंडलियों के ऊपरी सतह में, ठीक है। ओजोन परत पाए जाते हैं तो वायुमंडली के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 125 कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो यहाँ पे देखो बाबू 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो वह सूखे घास पत्ते। ओके, आओ बाबू अब हम क्या करते हैं, 26 देख लेते हैं। 26 कहता है, 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन जीव जो है, यानी कौन जैव निम्न अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 126 का क्या होगा बाबू? वो हो जाएगा ये हो जाएगा बाबू DDT। क्या हो जाएगा? DDT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT का फुल फॉर्म होता है बाबू डाइक्लोरोफाइफेनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेनॉल होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 127 कहता है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो बाबू वन है। क्या है? वन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे 128 क्या कहता है, जरा देख लीजिएगा। 28 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, या मृदा संरक्षण, या जल संरक्षण से, या वृक्षारोपण से बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन संरक्षण से, ठीक है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन में क्या होता था कि जब लोग पेड़ को काटने आते थे ना, तो काटने जब आते थे तो वहाँ के लोग जो होते थे, खास करके महिला लोग, पेड़ से चिपक जाते थे, है ना, ताकि काट ना पाए, है ना। अब बात करते हैं 129 की। तो 129 में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है बाबू? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, कुआं। ओके, अब यहाँ पे हम 130 देख लेते हैं। 130 कहता है कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो द्वितीय का संबंध क्या है, किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू वायु प्रदूषण से, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 130 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। ये बायोलॉजी का है। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आपको दे दिया जाएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसको शेयर करो। और नीचे आपको मैंने क्या किया है, PDF में जो है ना आंसर की भी अटैच कर दिया है, ताकि आपको परेशानी ना हो। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।